ठीक है, गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का जो टॉपिक है हमारा एडिटोरियल है। ठीक है, तो जो आप में से लिख कर लाए हो, मणिकांत, गौरव एंड सैलजा, तो आज इनका डिस्कशन होगा। बाकी जो आप लोग नहीं लिख कर ला रहे हो प्लीज़ लिख कर लाइए। तो आज का जो सेशन होता है हमारा एडिटोरियल होता है, और कल का सेशन हमारा वोकैबुलरी होगा। तो आप जो भी हम डिस्कस करते हैं, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता है कि हमको यहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, तो वो भी हमें एक मौका मिलता है एनहेंस करने का अपनी पर्सनैलिटी को। और दूसरा हमें क्या मौका मिलता है कि हमें देश विदेश की खबरों का सही नॉलेज मिलता है। ठीक है, अब न्यूज़ में क्या आता है हमें नहीं पता, जो भी आता है, लेकिन हम एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को एडिटोरियल जो पार्ट होता है उसको पढ़ते हैं, और उसमें हम समझते हैं कि इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है और नेशनल न्यूज़ क्या है ना। तो इंटरनेशनल न्यूज़ आपको पता ही है क्या चल रहा है आज के समय में। आप सब सुन रहे होंगे रूस और उसका यूक्रेन का बहुत तगड़ा एक मामला चल रहा है, मतभेद जो भी चल रहे हैं। तो उसमें भी कह रहे थे लड़ाई छिड़ने की जो आशंका है, जो भी है। तो ये जो चीज़ें होती है बस न्यूज़ में हमें सुनने को मिलती है, बट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, वो हमें कहाँ से पता चलता है? एडिटोरियल से पता चलता है। अगर हम उसको ब्रीफली जाएं या बिल्कुल थॉरोली भी जाएंगे, तब भी हमको पता चलेगा कि मेन रीज़न क्या है इस चीज़ का। बस हम केवल एक प्रोपेगेंडा में नहीं आएंगे किसी के, जैसे प्रोपेगेंडा भी चलता है बहुत, आपको पता है प्रोपेगेंडा चलाने वाले बहुत लोग हैं। ठीक है, तो हम उसमें नहीं आएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम न्यूज़ को जानेंगे क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हमें क्या होता है, जैसे अगर बैंकिंग की बात करें या पीसीएस की बात करें, किसी भी एग्जाम की बात करें, उसमें क्या आता है, आपका नॉलेज होता है कि आपको इंटरनेशनल नेशनल क्या आपको नॉलेज है। तो आज उसी बेस पर हमारा जो टॉपिक है वो एडिटोरियल है। तो जो भी लिख कर आए उनसे हम डिस्कस करेंगे। तो शैल वी स्टार्ट? ठीक है, तो स्टार्ट किससे करें, कौन बोलेगा पहले? गौरव, आपको मैं पहला चांस देता हूं। तो गौरव आप बोलिए, तो आपकी तरफ हम मूव करते हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि ये यूक्रेन और रशिया के बीच में जो मतभेद चल रहा है, मैं उसी पे लिख के लिया है। अच्छा, ठीक है। ओके सर, तो मंडे को यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे वोल्डिमिर ज़ेलेंस्की, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की जिसे पूरी दुनिया 16 फरवरी को ये मान रही है कि रूस यूक्रेन पे हमला कर देगा। उसे यूक्रेन के प्रेसिडेंट कह रहे हैं नेशनल यूनिटी डे। अच्छा। तो सर इसमें सर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रशिया ने पूरा वो घेर लिया यूक्रेन को, ईस्ट यूक्रेन से। तो सर तो लेकिन जैसे कि यूएस के एक टीवी प्रोग्राम ने कुछ समय लास्ट वीक कहा था कि फरवरी 15 तक जो रशिया है वो यूक्रेन पे हमला कर देगा। लेकिन व्लादिमीर पुतिन जो हैं प्रेसिडेंट रशिया के, उन्होंने मना किया है, क्योंकि लास्ट वीक सर जो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मार्कन वो मॉस्को में आए थे अपने विजिट के लिए। तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो ये बताया, उन्होंने कहा कि ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो उन्होंने ट्रूप्स वगैरह वहाँ भेजे हैं। तो उन्होंने ये तो कहा कि ये सिर्फ एक वो है, लेकिन उन्होंने चारों तरफ से यूक्रेन को घेर दिया है। मतलब व्लादिमीर पुतिन ने ये स्टेटमेंट दिया? यस सर, और ये उनकी यूक्रेन को जीतने की स्ट्रेटजी भी है। तो व्लादिमीर पुतिन, आप सबको पता है कि वो व्लादिमीर पुतिन कौन है, कहाँ के हैं? रशिया के हैं, प्रेसिडेंट है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है सर, रशिया ने करीब 1,30,000 ट्रूप्स को तीनों साइड्स यूक्रेन से घेर दिया है। ठीक है, इट इंक्लूड 105 बटालियन टैक्टिक ग्रुप, जिसमें कि कम से कम हर एक ट्रूप में 700 से 800 सैनिक हैं। ठीक है, और लगभग 500 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और 40 वॉरशिप ब्लैक सी और सी ऑफ अज़ोव में भेज दिए हैं। इनसे हम ये कौन सा सर, ये जो जहां भेजे हुए हैं किस जगह, लोकेशन किस साइड? रशिया के बॉर्डर, ब्लैक सी और अज़ोव सी और अज़ोव सी, ये वहाँ भेजा है। तो सर एक तरीके से ये माना जा रहा है कि इन केस अगर लड़ाई होती है तो रशिया यूक्रेन को भागने तक का मौका नहीं देगा। फुल डोमिनेशन इन एयर, वाटर एज वेल एज बैटलफील्ड। ओके सर, तो जो रशिया के ये तेवर देख के वेस्टर्न यूएस ने यूक्रेन को हिदायत दी है कि तुम्हारी तरफ से कोई भी पहल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी रशिया को हमला करने पे मजबूर कर सकती है। क्योंकि रशिया का ये बोलने का मतलब जो था कि हम हमला नहीं करेंगे, उसका ये बोलने का मतलब था हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें भड़काया गया, उकसाया गया, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और इंडिया की तरह नहीं है, जैसे इंडिया कहता है कि भैया पहले हम पर होगा तो हम जैसे जवाब रिटेलिएट करेंगे। यस सर, हमारा रिटेलिएशन बाद में होगा आफ्टर कि कोई और हमें करेगा तो प्रत्युत्तर देते हैं। इंडिया ऐसा कहता है। यस सर, उन्होंने कहा है कि हमसे छेड़ ली तो हम छोड़ेंगे नहीं। और यूएस ने यही कहा है कि तुम्हारी एक छोटी सी गलती को भी रशिया एक वो बहाना ले सकता है हमला करने के लिए, तो संभल के रहना। तो
तो आज का टॉपिक जो है गौरव ने जो डिस्कस किया है। अभी और है सर। हाँ, और ऐसे बता सकते हो आप, स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो सर यह था कि क्या हो रहा है, अब सर ये है कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है सर, तो 1970 के दशक में जब हम सब जानते हैं कि यूक्रेन यूएसएसआर में मिला था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहले रशिया अकेला नहीं था, उसके साथ और भी कहे थे, यूएसएसआर था। बाद में 1991 में यूएसएसआर टूटा क्योंकि सर इनकी इकोनॉमी पर काफ़ी असर पड़ा था, तो उस वजह से यूक्रेन इससे अलग हुआ। जब यूक्रेन इससे अलग हुआ उस समय ये रूस के साथ था, ठीक है, लेकिन थोड़ा आगे चलते ही ये नाटक करने लगा और यूरोपियन यूनियन से जाके मिल गया। उस समय रशिया ने इसे कुछ नहीं बोला। 2014 में यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे पेट्रो पोरोशेंको, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, जिनका कार्यकाल 2014 से 2019 तक था। तो सर ये लोग इन पर दबाव बनाने लगे कि नाटो में जाके मिल जाओ। अब नाटो हम सब जानते हैं कि द नॉर्थर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और नॉर्थर्न अटलांटिक अलायंस, जो कि 4 अप्रैल 1949 वाशिंगटन डीसी में फाउंड हुई थी, स्टैब्लिश्ड हुई थी। ये सर ज़्यादा कुछ नहीं है, ये 30 देशों की एक मिलिट्री अलायंस है, जिसमें 27 यूरोपियन कंट्रीज, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज और एक यूरेशियन कंट्री जो है वो टर्की है, ये इकलौती है। ओके सर, तो ये नाटो में मिलने का, क्योंकि नाटो का वही था कि अगर किसी भी एक देश को छेड़ा तो हम पूरे 30 मिलकर उस पर हमला करेंगे। तो सर एक तरीके से रूस को यहाँ अपना नुकसान होता हुआ दिखा, तो इसने मना किया यूक्रेन को कि वहाँ जाके मत मिलो। यहाँ पे यूक्रेन वो तेवर दिखाने लगा, बोला कि तुम होते कौन है हमें समझाने वाले हैं। कब की बात होगी? ये सर 1991 के बाद, 2014 की, 2014। अच्छा, 2014 की। यस सर। तो सर 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। क्रीमिया सर ये छोटा सा पार्ट है जो यूक्रेन के नीचे आता है। जब यूक्रेन वहाँ जुड़ा था 1970 में, तो रूस ने अपना, ये रूस का हिस्सा था पहले, रूस ने इसे एक तरीके से उसे दे दिया था, यूक्रेन को दे दिया था। उसने बोला तुम रखो इसे। लेकिन सर जब 2014 में जब ये सब होने लगा तो 2014 ने रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर दिया। पूरी दुनिया देखती रह गई, कोई कुछ नहीं कर पाया। अमेरिका एक तरीके से सर इसे बोलने लगा कि तुम ऐसे किसी पे कब्जा नहीं कर सकते, तो उसने बाकी देशों को बोला कि तुम रशिया वगैरह के साथ ट्रेड मत करो। कुछ देश बात माने, कुछ देश नहीं माने। तो सर क्रीमिया सी के नीचे ब्लैक सी और ऊपर अजोब सागर है, रशिया, यूक्रेन और सर तीसरा ये क्रीमिया जो है, इसके बीच में छोटा सा एक पार्ट पड़ता है, तो वो है सर अजोब सागर, वाटर बॉडी। तो जब रूस ने क्रीमिया पे कब्जा किया तो इसका पूरे के पूरे अजोब सागर पे कब्जा हो गया, ठीक है। यूक्रेन अभी भी नहीं माना और ये फिर भी कहने लगा कि मैं नाटो में मिलूंगा। तो रूस ने ईस्टर्न यूक्रेन में 1,30,000, जैसे कि मैंने अभी बताया था, इतने ट्रूप्स, इतने जहाज, इतने वो एयर कॉम्बैट, ये सारे उसने वहाँ भेज दिए। और मतलब एक तरीके से यूक्रेन को चैलेंज करने लगा कि तू कुछ करके दिखा, फिर मैं बताता हूँ। तो सर जैसे कि हम सब लोग जानते हैं नाटो में ऐसे कोई शामिल नहीं हो सकता, इसका बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। ऐसे नहीं कि यूक्रेन यहाँ से चिल्ला रहा है कि मैं नाटो में आ रहा हूँ, वहाँ से यूक्रेन वाले बोल रहे हैं कि आजा बेटा तू भी गैंग में, ऐसे नहीं होगा। तो सर इसी वजह से बस यहाँ तक है। थैंक यू। तो सर आप स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा टॉपिक है सऊदी अरब अरामको से रिलेटेड है, जिसमें न्यूज़ क्या है, सऊदी अरब अरामको जो कंपनी है, सऊदी अरब की बहुत बड़ी कंपनी है, जिसने अपने 4% शेयर सेल कर दिए। ये अरामको गवर्नमेंट कंपनी है सऊदी अरब की, जिसकी सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद और करेंसी है रियाल। इसमें न्यूज़ क्या थी कि सऊदी अरब की जो कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, इसने 4% शेयर अपने सेल कर दिए हैं। 4% शेयर कर दिए हैं और ये किस तरीके से, ये एक तरीके से किए हैं सोवरेन वेल्थ फंड की तरह से। जो सॉवरेन वेल्थ फंड क्या होता है कि कोई भी कंपनी एक जगह से, जैसे 2 से ज़्यादा बिजनेस है, मतलब कि अलग अलग बिजनेस है किसी के, तो एक जगह से निकाल के, एक बिजनेस से निकाल के किसी दूसरे बिजनेस में लगाए।
जैसे कि किसी का पब्लिकेशन का बिजनेस है और इसके साथ साथ किसी और कंपनी में भी लगाया हुआ है पैसा, तो पब्लिकेशन से निकाल के किसी कंपनी में पैसा लगाए। बल्कि ये और मेन क्या है इसमें कि सॉवरेन वेल्थ फंड क्या होता है कि अपनी कंट्री में ना लगा के किसी और कंट्री में लगाया जाए पैसा। जैसे कि अगर सऊदी अरब की एक कंपनी है अरामको, तो यहाँ पे अपनी सऊदी अरेबिया में ना लगा के जैसे इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करे। मतलब ऐसा ना दो टाइप का होता है, मैं कुछ नहीं बताता। एक तो कैपिटल हो गया अपनी कंट्री में ही, इसको बोलते हैं। जो अगर एक तो एफआईआई होता है, एक एफडीआई होता है, तो यू आर टॉकिंग अबाउट एफडीआई। हाँ, बट ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है ना, तो इसमें इसलिए सॉवरेन वेल्थ फंड मतलब बोला जाता है वही चीज़ उसी फॉर्म में, बट इसे सॉवरेन वेल्थ फंड बोला जाता है। सॉवरेन मतलब होता है कि अपने लिए, खुद के लिए। संप्रभु, वैसे सॉवरेन का मतलब क्या होता है? संप्रभु मतलब कि खुद के लिए, कि अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, बट अलग फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, कि खुद के लिए अपनी कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अदर कंट्रीज में कर रहे हैं, बट इन्वेस्ट करने के बाद उन्हें प्रॉफिट मिलेगा तो फायदा अपना ही होना है। कैपिटल इनफ्लो होगा तो जनरल सी बात है, उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको हम बोलते हैं वो भी उसका क्या हो जाएगा? इंक्रीज, मतलब एक तरफ से कम हो जाएगा तो उनको फायदा ही होगा, ग्रोथ बढ़ेगा उनका। हाँ, तो मेन क्या है वैसे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का काम क्या होता है? इन्वेस्ट करना नहीं होता। स्पेशली गवर्नमेंट का क्या काम होता है? खर्च करना होता है, मतलब खर्च करना होता है या फिर फैसिलिटीज़ देना होता है। बट इसमें क्या कर रही है, एक तरीके से गवर्नमेंट की कंपनी है, ये क्या कर रही है? इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो किसी किसी केसेस में ऐसा भी किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। ये ये न्यूज़ क्यों आई थी? क्योंकि ये जो आरामको कंपनी है, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपकी जो पेट्रोल और डीजल, इससे रिलेटेड है, जो परचेज़ किया जाता है। तो आगे जो हमारे की पेट्रोल और डीजल पे डिपेंडेंसी कम होने जा रही है, क्योंकि धीरे धीरे किससे? इलेक्ट्रिक पर हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, पूरा वर्ल्ड ट्रांसफ़र हो रहा है। तो उस टाइम पर अगर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी तो क्या है, अभी के तो इनकी कंपनी के पास पैसा है, तो जो सऊदी अरब की कंपनीज होगी, जितनी भी ओपेक की कंपनी हो, ओपेक की कंट्रीज़ हैं, तो उसमें आपकी सऊदी अरेबिया भी आती है। तो इसमें इनके पास अभी तो पैसा है, किसकी वजह से है? पेट्रोल और डीजल की वजह से ही है। तो अगर ये इसी पर बने रहेंगे तो आगे इनको क्या हो जाएगा? बहुत लॉस हो जाएगा और इकोनॉमी डाउन चली जाएगी। तो इसीलिए ये अपने कंपनी से पैसे निकाल के अदर जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि अगर जब शिफ्टिंग होगी ऑल ओवर वर्ल्ड में, इलेक्ट्रिक में जाएंगे, और जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी होगी, जैसे सोलर हो गई, थर्मल हो गई, इन सब को यूज़ कर रहे हैं। अब हर एक कंट्री यूज़ कर रही है, और इंडिया पे तो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। फ्यूल पे थोड़ा हमारी डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। और एक तरीके से एक टारगेट ये भी रखा गया था ना कि ज़ीरो एमिशन पे, ज़ीरो एमिशन के लिए भी लाया गया था ना, कोप, जो आपकी 26 मीटिंग हुई थी अभी, हाँ, कोप की, उसमें। और इसमें सऊदी अरेबिया का एक मिशन भी है, जो इनके जो सलमान है, जो इसके प्रिंस हैं, सलमान बिन अब्दुल्लाजीज़ अल सौद, जो प्रिंस है इसके सऊदी अरेबिया के, इनका मिशन है सऊदी मिशन 2030। उसके अंडर पे इन्होंने बोला था कि इट विल, अरामको के लिए लाइन बोली थी, इट विल बिकम अ होल्डिंग कंपनी एंड इट पार्शियल IPO विल बी बिगेस्ट इन हिस्ट्री एंड विल ट्रांसपोर्ट कैसे इनटू अ इन्वेस्टमेंट ड्राइवन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या IPO लाएंगे, और ये बहुत ही बड़े लेवल पे होगा, बड़े लेवल पे होगा। जिस तरीके से इंडिया में क्या LIC को ले रहे हैं हम, कि जिस तरीके से इंडिया में LIC को भी ले रहे हैं ना, LIC में भी तो किया जा रहा है। LIC भी तो सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, मतलब बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है। तो इसका भी तो IPO धीरे धीरे करके लाया जा रहा है, धीरे धीरे करके सेल किया जा रहा है शेयर्स को। ऐसे ही अरामको के लिए भी अभी सिर्फ 4% बेचा गया है, और ये 4% कितना है? इसकी वर्थ है $80 बिलियन। तो $80 बिलियन आएगा गवर्नमेंट के पास पैसा। ठीक है, और इसी से रिलेटेड था कि इसी के बेस पे क्या एक इंडिया का भी विज़न है, जो क्या रखा था, COP 26 में रखा था। मतलब ये पूरा आपका मेन इससे रिलेटेड था, क्लाइमेट से रिलेटेड है। ये न्यूज़ इसलिए भी सबसे ज़्यादा आई थी कि इंडिया ने COP 26 में क्या बोला था, वन सन वर्ल्ड, वन वर्ल्ड, एक लाइन बोली थी। इसमें क्या बोला था कि सूरज कभी भी नहीं छुपता, मतलब सूर्य कभी भी नहीं छुपता है, ऑल टाइम पे, मतलब कहीं ना कहीं पर तो राइज होगा या कहीं ना कहीं पर होगा। तो इसमें क्या बोला था, जितने भी पूरे के पूरे वर्ल्ड में
जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सबको कनेक्ट कर दिया जाए एक इलेक्ट्रिक वायर से। इलेक्ट्रिक वायर से कैसे? जिस तरीके से इंटरनेट भी तो कनेक्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसे इंटरनेट की कनेक्टिविटी है उसी तरीके से सन की कनेक्टिविटी दी जाए। कि किस तरीके से? सबसे पहले जैसे जापान में, वहाँ पर जापान में जिस टाइम पे हुआ, ठीक है, जापान में राइज हुआ है सन, तो वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए अमेरिका में। इस तरीके की इलेक्ट्रिक वायरिंग की जाए कि वहाँ से ये कॉन्सेप्ट रखा गया। पॉसिबल है सर, पॉसिबल है। इंडिया ने लाइन रखी है, क्योंकि इंडिया क्योंकि स्टार्ट तो सबसे ज़्यादा सोलर एलियंस तो इन्होंने बनाई है, इंडिया ने ही तो बनाई है। गुरुग्राम में हर अभी जैसे इटली में हमने किया, जो भी हमारे जो एक समिट होती है उसमें इटली भी जुड़ा था। 60 में है क्या? अप्रॉक्स कंफर्म नहीं पता। सोलर लाइंस का हेडक्वार्टर यहीं पर है, गुरुग्राम में, हरियाणा में, है ना। सभी कंट्रीज में अभी जुड़ भी रही है हमारे साथ। हाँ, तो इसमें क्या था, इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट किया जाएगा। तो इसके बेस पे क्या है, इंडिया की एक परियोजना है ग्रीन ग्रिड परियोजना। तो एक तरीके से ग्रीन, हाँ, तो ये ग्रीन ग्रिड यही है, इलेक्ट्रिक वायर से होल वर्ल्ड को कनेक्ट करना सन के लिए, कि सोलर एनर्जी का यूज़ करके सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी और देन फिर कनेक्ट कर दिया गया। तो अगर किसी जगह पे, जैसे मैंने अभी जापान कर दिया था, ऐसे ही अगर अमेरिका में है या फिर अमेरिका से अफ्रीका भी भेजा जा सके। अगर इंडिया में हो रहा है, इंडिया में सन आ रहा है, मतलब राइज हो रहा है जिस टाइम पर है, तो वहाँ से अफ्रीका में भी सेंड किया जा सके, मतलब कि इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, और आपका रशिया में भी सेंड किया जा सके। इस तरीके से पूरी ये इंडिया ने COP26 में ये बात रखी थी, ये डिस्कशन हुआ था। और ये मेन उससे रिलेटेड है कि अगर ऐसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट हो जाएगा, तो हम क्या कर लेंगे, नेट जीरो एमिशन को जो टारगेट रखा गया है वो भी अचीव कर लेंगे, ईजिली अचीव हो जाएगा अगर इसी कॉन्सेप्ट पे काम किया जाए और प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्टिंग की जाए। ठीक है सर, एक रेडी सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ मणिकांत एंड माय टॉपिक इज़ तालिबान में सैन्य टुकड़ी का नाम क्या रखा है? पानीपत के नाम से रखा गया है। तालिबान में पानीपत के नाम से रखा हुआ है? हाँ, जो सैन्य टुकड़ी का नाम है पानीपत के नाम से रखा गया है। आप लोगों को पता है ना तालिबान कहाँ है? तालिबान पता ना आप लोगों को कहाँ पे? अफगानिस्तान। जैसे हमारा तालिबान तापी एक पाइपलाइन है, यस सर। मतलब तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, है ना, इस पर बात चलती रहती है। इस पर बात चलती रहती है। तो यहाँ पे जो बात की है ये इन्होंने, हाँ, उसी की तालिबान के अंदर जो है पानीपत के नाम से एक टुकड़ी का नाम रखा गया है। तो ये रखा क्यों है? एक्चुअली जो वो है पानीपत है वो दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित एक जगह का नाम है, और यहाँ पर कहा जाता है ये युद्ध का एक अखाड़ा हुआ करता था पुराने टाइम में। लगभग यहाँ पर 3 वॉर, जो बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है, जिसका क्या कहते हैं, पानीपत किस स्टेट का है जगह? पानीपत हरियाणा का, पता है ना, रोहतक जी, पानीपत, ये सब हरियाणा के वो है जगह। हाँ जी। तो इसमें 3 मुख्य जो वॉर लड़ी गई थी वो 3 थी, जिसमें क्या कहते हैं, एक फर्स्ट यानी कि पानीपत फर्स्ट, पानीपत सेकंड और पानीपत थर्ड। जो पहली थी वो 1526 में लड़ी गई थी, किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और कहा जाता है कि भारत में जो मुगल साम्राज्य की स्थापना थी वो इसी वॉर के बाद स्थापना कर दी गई थी। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर, जो क्या कहते हैं, जो सेकंड वॉर थी पानीपत की, वो अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य के बीच में हुई थी, और इसमें अकबर जीता था। और जो थर्ड हुई थी वो मराठा और अफगानिस्तान के बीच में हुई थी। और कहा जाता है कि मराठा के हार के बाद यहाँ पर अफगानिस्तान, मराठा के हार के बाद, हाँ, तो अफगानिस्तान को हराने के बाद एक तरीके से जो एक सिग्निफिकेंस दिखाना, एक तरीके जो प्रतीक दिखाने के नाम पर पानीपत का नाम रखा गया है, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान ने मराठा को हराया गया था। और चूँकि जो वो थे अफगानिस्तान थे, यानी कि वहाँ पर जो अब तो अहमद शाह अब्दाली थे, है ना, ये कबीले हुआ करते थे वहाँ पर अफगानिस्तान में। तो छोटे छोटे कबीलों को इन्होंने एक तरीके से देश इकट्ठा करके एक देश का निर्माण किया था। जो वर्तमान में अफगानिस्तान है उससे भी काफ़ी बड़ा ये अफगानिस्तान हुआ करता था। हमारे भारत का जो क्या कहते हैं, भारत का जो पाकिस्तान वाला एरिया है या फिर गुजरात वाला एरिया, यहाँ से लेके ईरान तक, इनका पूरा एरिया उस टाइम अफगानिस्तान हुआ करता था। ठीक, तो 1747 में जो अहमद शाह अब्दाली थे, इन्होंने क्या करा था,
छोटे छोटे कबीलों को, है ना, कबीलों को इकट्ठा करके देश का निर्माण कर दिया। और जो इनके फादर हुआ करते थे वो एक पर्शियन हुआ करते थे, पर्शियन हुआ करते थे। और जब ये मतलब इन्होंने एक अफगानिस्तान का निर्माण किया तो उस टाइम ये एक लीडर की तरह खड़े हो गए। तो जब इसी के लिए इनको क्या कहता है, एक तरीके से वहाँ का वो पिता माना जाता है, मतलब अफगानिस्तान के पिता के रूप में इनको उपाधि दी गई है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रोल वहाँ पर निभाते हैं। ठीक, तो हुआ उसके बाद कहते हैं कि जब ये अफगानिस्तान में मतलब अफगानिस्तान से इंडिया पर जब इन्होंने चढ़ाई करी उस टाइम लगभग इनके पास 1,30,000 लोग प्लस इसके साथ सैन्य टुकड़े तो थी और हाथी घोड़े ये भी लेके मतलब चढ़ाई करने आए थे। और लगभग क्या कहते हैं 1760 में एक बार इनको हमने हरा भी दिया था, इनको अहमद शाह अब्दाली को हरा दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि घर का बेदी लंका डाई, वही हाल इंडिया के साथ हुआ। और हमारे जो थी अहमद शाह अब्दाली, जो इसमें अहमद शाह अब्दाली का इंडिया के जो वो थे राजा थे, एक दोआब के राजा थे, है ना, एक दोआब क्षेत्र के रोहिल्ला, ठीक, और दूसरे थे अवध के नवाब सजाउद्दौला, हाँ सजाउद्दौला, है ना। तो इन्होंने क्या करना, इन्होंने ही क्या कहते हैं अहमद शाह अब्दाली की मदद करी थी। इनको स्ट्रेटेजिक लोकेशन बताई थी, इनको रास्ता बताया था। यहाँ इसके साथ साथ इन्होंने खाने की रसद वगैरह पूरी इंतजाम इन्होंने इनकी करी थी, लेकिन मतलब पूरी मदद करी थी। और जो अगर आप गौर से देखें तो इंडिया के अंदर जितनी भी वॉर हुई है एक तरीके से धार्मिक वॉर हुई है, क्योंकि सजाउद्दौला एक तरीके से मुसलमान था, तो इन्होंने धर्म के नाम पर उनकी मदद करी थी। एक तरीके से देश मतलब भारत के नुकसान पहुंचाने के लिए उसको मदद करी। और कहीं ना कहीं हमारे जिसको हम कह देते हैं विविधता में एकता, कहीं ना कहीं भारत को ही नुकसान पहुँचा रही है, जो आजकल हम देखते भी हैं। और हमें इतिहास से भी कुछ सीखने के लिए मिलता है इसी चीज़ से, ठीक है। और इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूं, अहमद शाह अब्दाली को एक तरीके से डायनेस्टी ऑफ दुर्रानी भी कहा जाता है। एक बाबा हुआ करते थे जिन्होंने इन्हें दुर्रानी यानी कि दुर-ए-ईरान यानी कि मोतियों, मतलब क्या कहते हैं मोतियों में मोती की इनको उपाधि दी थी। क्योंकि ये क्या करते थे, जो छोटे छोटे कबीले थे इनको मोती में पिराने का काम, मतलब एक देश के को बनाने का काम किया था। तो जो एक बाबा थे उन्होंने ही इसको दुर्रानी नाम, मतलब दुर्रानी का दर्जा दिया था, इसीलिए इसको डायनेस्टी ऑफ दुर्रानी भी कहा जाता है। जो अफगानिस्तान की डायनेस्टी है, जो जिनको इन्होंने निर्माण किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था। और वर्तमान में जो अफगानिस्तान है इससे काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, जो मैंने पहले ही बताया था कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र जो भारत का हिस्सा है ना, वो पूरा इसी में था। और दूसरी तरफ जो था ईरान का हिस्सा, जो ईरान की तरफ वाला हिस्सा है वो भी पूरा अफगानिस्तान में फैला हुआ था। और पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं 1947 में धर्म के नाम पर अलग हुआ था, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो धर्म के नाम से पहले ही वो अलग हो चुका था, जो अफगानिस्तान के नाम से, क्योंकि अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान के अंदर ही आता था, तो पहले ही वो धर्म के नाम पर अलग हो चुका है। लेकिन 1947 में आज़ादी के बाद फिर दोबारा ही हुआ है ना। और इसमें था, ठीक है, और उससे फिर रिलेट क्यों हुई करंट से? हाँ अभी बता रहा हूँ। हाँ, ये बोल रहे ना करंट से बात हाँ हाँ, अब ये जो है, हाँ, और ये करंट से जो रिलेट इसलिए हुई है कि ये कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के जो तालिबान लोग हैं उनकी मानसिकता को दर्शाता है। किस लिए दर्शाता है, क्योंकि उनकी जो सोच थी वो हिंदू विरोधी थी। और जो सिया लोग थे यानी कि मुस्लिम लोग में, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में जो सिया और सुन्नी होते हैं उसमें जो इनकी जो मतलब विरोधी थे, ये सिया के विरोधी थे, है ना। तो उस चीज़ को सिग्निफिकेंट करने के लिए इन्होंने अपनी सैन्य टुकड़ी का नाम वो रखा, पानीपत रखा है, कि हमने हिंदू को हराया था उस टाइम। तो मतलब भले ही इनके पास खाने के लिए रोटी ना हो, कपड़ा ना हो, हमारे अनाज पर जी रहे हो, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से बीज बो रहे हैं अपने लोगों के अंदर, हमारे यहाँ मतलब विरोध करने का काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता दर्शाता है और धार्मिक जो कट्टरता है उनको भी दर्शाता है, इसीलिए उन्होंने उसका नाम पानीपत रखा है जी। हाँ, और एक चीज़ और भी था, और जनवरी 14, 1961 में जब हम युद्ध मतलब मराठा युद्ध हार गए थे, तो एक चीज़ और देखना कि हमने 1971 में जब हम पाकिस्तान को हमने हराया तो 90 जो हमने उनके सैनिक थे उनको जो हमने सरेंडर करवाया तो उनको सिर्फ एक सिग्नेचर पर उसको छोड़ दिया। लेकिन World War 3 के टाइम, मतलब सॉरी World War 3 कह रहा हूँ, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था उस वक्त जब मराठा लोग हार गए थे तो लगभग 1,30,000 तो लोग सैनिक मारे गए थे उनके, और 40,000 या 30,000 समथिंग उनको मतलब बंदी बना लिया गया था। और उनका बंदी बनाने के बाद उनका कत्लेआम कर दिया गया था, उनको पूरी तरीके से मार दिया गया था। तो कहीं ना उनकी मतलब क्रूरता को भी एक तरीके से दर्शाता है उस टाइम के कितने क्रूर थे वो,
है ना, और इनकी सोच मतलब जो इनकी इस्लामिक सोच थी यानी कि इस्लामिक कट्टरता है उसको दर्शाता है। सिर्फ इसी में इतना था। थैंक यू। तो ये टॉपिक जो रिलेटेड था हमारा, हाँ। तो इन टॉपिक को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हुआ है, जो सबसे पहले गौरव ने जो स्टार्ट किया था, गौरव ने स्टार्ट किया था किसके बारे में, जो युद्ध होने वाला है, शुरुआत अभी लोगों ने बोला भी था कि इस समय तक हो जाएगा, रशिया और यूक्रेन के बीच में किया था। एंड देन आपके उसके बाद जो है आपका सैलजा ने स्टार्ट किया। जो सैलजा ने जो स्टार्ट किया वो किसके बारे में स्टार्ट किया सैलजा आपने? सऊदी अरेबिया की अरामको नाम की कंपनी। हाँ, तो सऊदी अरेबिया की जो अरामको नाम की जो कंपनी है उसके बारे में, कि वो ज़्यादातर जो किस पे व्यवसाय करती है, फ्यूल पे करती है, पेट्रोल डीजल जो भी है। और हम लोग जो हैं, हम अपना जो डिपेंडेंसी है वो उस पर हटा के किसी और पे ला रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जिसमें जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो आई है आपकी COP 26। कौन सी मीटिंग थी ये? तो COP का फुल फॉर्म मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कोई बता सकता है? COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP है और 26। और ये कहाँ हुई थी अभी हाल ही में? आयरलैंड में हुआ है अभी, आयरलैंड में हुआ है, ग्लासगो, स्कॉटलैंड है ना, ग्लासगो। तो यहाँ पे ये COP 26 का हुआ था मेरे ख्याल से। आप लोग थोड़ा कंफर्म कर लेना कहाँ पे हुई है COP 26। और ये COP जो बनाई हुई है मेन किस लिए, एनवायरनमेंट के से रिलेटेड बनाई हुई है, ताकि हम एनवायरनमेंट को नुकसान ना कर पाए। अब जैसे आपको बोला है जीरो एमिशन मतलब क्या है? जीरो मतलब आप ज़्यादा मतलब एमिशन ना हो, इसका एक टारगेट है। लोगों ने कोई 25 का दे रखा है, किसी ने 30 का दे रखा है, किसी ने 50 का दे रखा है ना। 2050 तक का टारगेट दे रखा है कि इंडिया ने, मेरे क्या 70 का, मतलब इंडिया ने 2070 का दिया। इसके पीछे भी इंडिया ने कुछ बात रखी थी दूसरी कंट्री पे, अगर ये करता है तो ऐसा हम करेंगे, है ना। अदरवाइज 250 का टारगेट था, अब इन्होंने 270 कर दिया। हाँ, 2000 हमने 70। तो ये जो चीज़ें हैं, COP का डिस्कशन हो गया यहाँ पे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का डिस्कशन हो गया हमारे यहाँ पे। इंटरनेशनल जो रिटेलिएशन चल रहा है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन के बीच में, ये हो गया हमारा डिस्कशन। और जो इन्होंने बोला है कि अभी जो ये इन्होंने नेशनल न्यूज़ की बात की है कि हमने पानीपत एक एज अ टर्म दिया है, किसने? अफगानिस्तान ने टर्म दिया। और आपको पता है हाल ही में अफगानिस्तान के साथ अभी क्या हुआ था। तो अफगानिस्तान इज़ दी, हम इसको बोलते हैं अफगानिस्तान इज़ दी हार्ट ऑफ एशिया, बोलते हैं अफगानिस्तान को, बोलते हैं, है ना। तो अफगानिस्तान को हम ये भी बोलते हैं। और आपको बताइए अभी क्या चीज़ हुआ है वहाँ पे, जो तालिबान जो बोला हुआ है, ग्रुप ऑफ जो भी पीपल है, उन्होंने वहाँ पे वो किया है और पूरा उसको कैप्चर कर लिया है। तो ये सब चीज़ें जो है इंटरनेशनल नेशनल सारी न्यूज़ आपको पता होना चाहिए। कुछ चीज़ मैं डिस्कशन करना चाहूँगा, आपका वैसे ही क्लास फाइंड अप होने वाली है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल नेशनल में क्या चल रहा है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में क्या चल रहा है, मेन चीज़। और हम प्रोपोगेंडा में नहीं जाएंगे, कोई किसी को प्रोपोगेंडा होता है ना, जैसे फैलाते हैं किसी को कुछ करने के लिए, डिफेम करने की कोशिश। आप अपनी नॉलेज रखना साउंड, ठीक है, अपनी नॉलेज रखोगे, इससे आप लोगों को पता चला होगा। मोहन, आपको क्या समझ आया, थोड़ा बहुत रिलेट कर पाए? 3 टॉपिक कौन कौन से हुए आप बता सकते हो मुझे? हाँ बताओ। पहले रशिया का जो वॉर को रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। और मैम ने बताया कि जो एक अरामको एक कंपनी है जो फ्यूल पे वो करती है, उन्होंने निवेश किया इंडिया में, है ना कुछ। और इंडिया में नहीं, कौन सी, सॉरी, सऊदी अरेबिया बात की थी आपने, सऊदी अरेबिया में बोला था, ठीक है। हाँ, 4% इन्होंने किया। और वो जो कि 4% किसके बराबर है? 80 बिलियन डॉलर के बराबर। जैसे हम कहते हैं इंडिया में LIC है, इंडिया ने अभी LIC ने अभी IPO निकाले, फरवरी में निकाल दिए मेरे ख्याल से। IPO निकाल रही थी, कह रही थी फरवरी में। तो IPO का फुल फॉर्म होता है, IPO का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, है ना। आपको शेयर से पहले जो करता है, ठीक है। इसमें फिर जो भी खरीदते हैं लोग, शेयर खरीदते हैं इसमें। और दूसरा इसमें और तीसरा टॉपिक किसके बारे में बात हुई थी? वो अफगानिस्तान ने हाँ, अफगानिस्तान पानीपत जो लड़ाई का, और इन्होंने थोड़ा सा पीछे बात की है, पानीपत पे 3 बार लड़ाई हो रखी है, ठीक है। एक बार मराठा को हराया लास्ट में अफगानिस्तान ने, है ना, उस बेस पर उन्होंने पानीपत का नाम दिया हुआ है, ठीक है। और ठीक है, अजय आपको क्या पता चला इसके बारे में, कुछ क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, क्या लगता है आपको? हाँ भाई, कुछ समझ आया? हाँ, वही है सर कि मतलब इंटरनेशनल में तो वही है सर, यूएस और जो यूक्रेन के बीच में, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। हाँ, और जो अरामको कंपनी है उसके जो बात चल रही है कि उसका जो उन्होंने शुरू करा जो फ्यूल्स में डील करती है, तो उसमें देख सकते हैं कि वो जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग स्टार्ट करने वाली है वो भी इंडिया में अगर कंपेयर करें तो LIC के कंपैरिजन में है। ठीक है। तो अभी तो आवाज़ नहीं आ रही होगी आपकी, आप इसमें बोल सकते हो तो आवाज़ आ जाएगी। थोड़ा इसको पकड़ लो, ठीक है। हाँ, बता दो। अब मैं एक से पूछूंगा ताकि क्लियर हो जाए, आप लोगों ने समझ आया बस, या आपका ध्यान नहीं हुआ था?
तो सर मतलब कि और ऊपर तो मतलब जो 3 टॉपिक हुए हैं अभी डिस्कस, उसमें से तो जो गौरव ने बोला उसमें तो हम कर सकते हैं कंक्लूजन कि रशिया और जो यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंटरनेशनली, और जो शैलजा दी ने अपना टॉपिक बताया उसमें हम बोल सकते हैं कि जो अरामको कंपनी थी उसका जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो वो जिससे हम अगर कंपेयर करें अगर वो करती हैं तो वो इंडिया के LIC के इक्वल है। और अगर थर्ड टॉपिक पे हम जाएँ तो इसी को इंडिया में ऐसा मानते हैं। ऐसा मान सकते हैं, हाँ जी। और अगर हम थर्ड टॉपिक पे डिस्कस करते हैं तो फिर वो है कि अफ़गानिस्तान ने जो अपना जो उनका सैन्य जो रहा होगा, हाँ टुकड़ी रहा होगा, तो उसका उन्होंने नाम पानीपत पे रखा हुआ है। वो रिलेट किया उन्होंने कि उन्होंने एक वॉर जो जीती थी पानीपत की, थर्ड बैटल, तो उन्होंने उसको एज अ विजन रखते हुए उसको अपना नाम पानीपत का रखा हुआ है। सर दैट्स इट। तो और कोई बताना चाहेगा आप में से? कोई बताना चाहेगा? साहिल आप बता सकते हो थोड़ा सा? नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, है ना? जो भी है आप लोगों को बस क्लियर होना चाहिए, है ना? तो कल हम टॉपिक आएंगे वोकैब्स की, कल हम करेंगे क्लास। तो आज के लिए इतने करते हैं, ठीक है? थैंक यू स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू।